मैम ऐसा पॉसिबल है कि नहीं हो एग्जाम्स? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्स तो पक्का होंगे। इंडिया हैजंट सेड इट इज अ 0 ईयर, और इंडिया अगर 0 ईयर उसको बोलता तो 0 ईयर नवंबर से पहले पहले हो सकता था, बट आई डोंट थिंक कि अभी 0 ईयर होगा। एक मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। अभी किसी को कुछ पूछना है? फटाफट से पूछ लो, देन आई विल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया था? यस मैम। ओके, आप लोगों ने वीडियो देख ली थी? सारे बच्चों ने नोट्स बनाए? कितने बच्चों ने नहीं बनाए? जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए प्लीज मेक श्योर। ओके, नहीं बनाए, राघव इज वेरी ऑनेस्ट। ओके, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए जस्ट मेक श्योर दैट यू पीपल मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं अगर आप इनके नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ये चैप्टर नहीं याद होगा, समझ में आ जाएगा, याद नहीं होगा। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो आपको ये चैप्टर, मैम आई डिडंट मेक गुल, बट मेक श्योर दैट यू पीपल मेक द नोट्स नाउ। आज मतलब अभी तुम्हारे पास ये पूरा हफ्ता है, आराम से इस चैप्टर के नोट्स बनाओ और याद हो जाएगा ये चैप्टर। अच्छा, कमिंग सैटरडे यू पीपल हैव अ टेस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। मैंने अभी से ही बता दिया, टेस्ट तुम्हारे चेक करके मैं आज सेंड कर दूँ। अच्छा, नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट ऑफ अनदर पार्ट ऑफ दिस थिंग, एडवांसिंग लोन्स, विच इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैं ये डायग्राम पूरा का पूरा आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है आज की डेट में। जब क्या करते हैं, दो बिजनेसमैन ले लो आप, चाहे दो नॉर्मल लोग ले लो, तो हियर आई एम टेकिंग टू डिफरेंट पीपल। एक मिनट, मैं, हाँ, यहां पर आई हैव टेकन टू पीपल। इनमें से एक बंदे ने उधार दिया, किसको? दूसरे इंसान को। तो यहां पर दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। ध्यान से समझना इस चीज को, जहां डाउट आए वहीं पर आप पूछ लेना मुझसे। ए इंसान ने क्या किया? बी इंसान को उधार दिया, ठीक है ना? पर्सन ए हैज ग्रांटेड लोन टू पर्सन बी। यहां पर मैं लिख देती हूं, ए हैज ग्रांटेड लोन टू पर्सन बी। ए ने बी को उधार दिया, तो ए कौन हुआ? ए डेटर हुआ, सॉरी, ए इज अ क्रेडिटर जो उधार दे रहा है, और बी इज अ डेटर जो उधार ले रहा है। अब जब ए ने बी को लोन दिया तो इसके रिगार्ड में बी ने ए को एक बिल दिया, इन रिगार्ड ऑफ विच, यहां पर मैं लिख देती हूं, इन रिगार्ड ऑफ विच बी हैज गिवन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल दिया उसने अश्योरेंस के फॉर्म पर, ठीक है ना? टू अश्योर दैट ही विल रिटर्न द मनी ड्यूरिंग मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी कब होनी थी इसकी?
3 months के अंदर. A has granted loan to person B for 3 months. तो इसकी मेच्योरिटी कितने टाइम में होनी थी? 3 महीने में होनी थी. 3 महीने के लिए, 3 महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? How many days are there? 90 days. 90 डेज का इनके बीच में एक पैक्ट या फिर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस अग्रीमेंट के दौरान ये डिसाइड किया गया कि ए ने कहा मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, बट इन बिटवीन समथिंग हैज हैपेंड. बीच में क्या हुआ? अब अचानक से ए को पैसे की जरूरत पड़ गई. नाउ इन बिटवीन व्हाट हैज हैपेंड, ये ए को पैसे की जरूरत पड़ गई. यहां पर मैं लिख देती हूं, in between A required some money. So between 3 months A required some money. अब क्योंकि A ने अग्रीमेंट साइन किया है B के साथ, तो A जो है वो B से पैसे नहीं मांग सकता. So A has decided, A ने क्या डिसाइड किया कि मैं ये पैसे कहां से ले लेता हूं? Let me just go to some commercial bank and take money. तो A जो है वो एक कमर्शियल बैंक के पास चला गया पैसे लेने के लिए. ये है कमर्शियल बैंक. So now A has decided to take money from a commercial bank. ये क्या है? कमर्शियल बैंक. सपोज ये कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे लेने पहुंच गया. अब ए को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन किसके रिगार्ड में? ए हैज डिसाइडेड टू टेक मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट the bill of exchange given by B. ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसने दिया था? B ने दिया था. उसके रिगार्ड में A को बैंक अब क्या देने के लिए रेडी हो गया है? लोन देने के लिए तैयार हो गया है. अब यहां पर इसके थ्रू A को यहां पर क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा. ठीक है ना? इन रिगार्ड ऑफ विच ए विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन. तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ विच bill of exchange, BO is bill of exchange, A got loan and bank has deducted its commission. इसके रिगार्ड में बीच में बैंक ने अपना कमीशन क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया. बैंक ने कहा कि हम आपको जितने पैसे की जरूरत है हमने आपको दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट, लेकिन हम साथ में अपना कमीशन तो चार्ज करेंगे क्योंकि मुसीबत में हम आपका साथ दे रहे हैं. अब यहां पर ए के पास पैसा चला गया क्योंकि ए को पैसे की जरूरत थी. अब बीइंग अ डेटर बी किसको पैसे लौटाएगा? ए ने तो अपना पैसा वापस कमर्शियल बैंक से ले लिया. सो यहां पर ये जो बी है, बी पैसा किसे लौटाएगा? इट विल रिटर्न द मनी द कमर्शियल बैंक. सो दिस डेटर विल रिटर्न द मनी to State Bank of India on maturity with certain rate of interest. अब देखो बैंक जो है वो कितने प्रॉफिट में रहा? बैंक ने ए से कमीशन भी लिया और बी से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिया. इस तरीके से बैंक थोड़े थोड़े करके पैसे जनरेट करता है. मुझे बताओ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज सबको समझ में आया? Yes, ma'am. मैम बी से क्यों कमीशन लिया? यस हाँ, बी से बेटा उसने इसलिए लिया क्योंकि बी को पैसा किसे देना था? ए को. ए ने वो पैसा और अभी कहां से ले लिया है? कमर्शियल बैंक से. बीच में ही सपोज
ए ने बी को 3 लाख का लोन दिया था, 3 लाख की इसको जरूरत पड़ गई, तो ये 3 लाख रुपीस किससे ले लेगा? कमर्शियल बैंक से। यानी जो पैसे उसे बी से लेने थे उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट किससे ले लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जो बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज मैंने तुम्हें तो मैम बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कितने पैसे देगा? 3 लाख प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैम बट बी की क्या मिस्टेक है? बिल ऑफ ना एक्सचेंज ना ना ना, 3 महीने ये इसने भी जो होता है। 3 लाख लिया था ना, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था। ए बीइंग अ क्रेडिटर हैज सेड 3 लाख प्लस 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही 8%। तो जो इंटरेस्ट ए को मिलना था वो उसने बैंक को दे दिया। हाँ, वो उसने बैंक को दे दिया, और ए लॉस में है यहाँ पर, क्योंकि ए को ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला प्लस उसको कमीशन देना, और कमीशन भी डिडक्ट हुआ। यस मैम। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया इतना पार्ट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. ओके, तो इसको एक बार हम रीड कर लेंगे यहाँ से। अब जो बच्चा आज इसको रीड कर लेगा रात में या शाम में, जब भी आपको टाइम मिलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा इसको। A bill of exchange is drawn by the creditor on debtor, specifying the amount of debt, also the date when it has to be returned. Such bill of exchange are issued for a period of 90 days, that is 3 months. This means creditor cannot encash from debtor, यानी creditor debtor से नहीं ले सकता before the period of expiry. Expiry से पहले वो पैसा ले ही नहीं सकता है. If creditor is in need of money, then he can discount or sell the bill of exchange from the commercial, can sell the bill of exchange to the commercial bank. Let me just click this, to the commercial bank. Bank make payment to the creditor after deducting certain commission. After deducting certain commission, when bill gets matured, then bank will get or recover the payment. Bank किससे recover करेगा? Debtor and charges certain rate of interest. मुझे बताओ, समझ में आ गया? Ma'am, does it always have to be for 90 days? See, bill of exchange is for 90 days. बहुत सारे और भी methods होते हैं जिसमें days में exceed, but bill of exchange हमेशा 90 days के लिए होता है. Okay. तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया है, याद भी हो सकता है आप लोगों को. ये याद कब होगा? जब आज आप लोग थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे और इन चीजों के नोट्स बनाओगे. साथ साथ आपके पास वीडियो होगी, यानी मैं ही आपको समझा रही हूँ वर्चुअली वहां पर, जब आप लोग रात में कभी भी देखोगे इस वीडियो को, एंड यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग. आई हैव टोल्ड यू द मेथड ऑफ दिस चैप्टर, डू दैट वेज, और सबको याद हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट मैम इसका आंसर पॉइंट में लिखना है कि पैरा में? जैसे आपको सही लगे. यू कैन राइट इन पॉइंट्स ऑल्सो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन राइटिंग इन पॉइंट्स, यू कैन डू दैट ऑल्सो. अच्छा, अभी नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक. कमर्शियल बैंक का तीसरा फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक हम लोगों को चेक के थ्रू पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. हम सारे लोगों को क्या मिलता है? बैंक से चेकबुक मिलती है. हम सब चेकबुक इशू करवा सकते हैं अपने नाम की. हमारे पास वो चेकबुक 10 या 12 दिन में हमारे घर पहुंच जाती है, जिसमें अकाउंट नंबर, हमारा नाम, सारी चीजें लिखी होती हैं. हमें उसमें सिर्फ क्या करना होता है? हमें उसमें जिस इंसान को पैसे देने उसका नाम लिखना होता है, नीचे अपने सिग्नेचर, अकाउंट पे, एंड देन वी कैन गिव दैट check to some another person. Also, if I need to withdraw some amount from the bank, a huge amount, a big amount, more than 25 or 30,000, हर एक बैंक का अपना अपना सिस्टम होता है, तो I can go to the bank, I can take my passbook, I have to take the check, I have to give it to the cashier, और वहां से मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे. That is basically known as, with the help of check, you can withdraw your money from the bank in a very convenient mode. You can give that check to someone else, and it is again a very convenient way to give payment to some another person. तो बैंक आपको एक बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट सिस्टम प्रोवाइड करता है चेक के थ्रू पेमेंट करने की. बैंक हैज प्रोवाइडेड अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम of payment in the form of checks. Customers can deposit through check. People can receive money through check.
people can receive money through check. These checks may be drawn on some another commercial bank. ये checks आप जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने सपोज पेमेंट करनी है, if I have to do payment to प्रपशीन, अब मैंने प्रपशीन को चेक दे दिया, तो प्रपशीन का अकाउंट सपोज पीएनबी में है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो शी कैन इजीली पुट दैट चेक इन दिस बैंक पीएनबी जो उसका अकाउंट है, और वहां से वो पैसे को क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है. तो जो चेक में बी ड्रॉन ऑन सम अनदर कमर्शियल बैंक, पेमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ चेक्स, हेंस checks are very convenient, cheap and easy mode of making payments. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अच्छा, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स. नाउ ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब जो मैंने अभी प्रपशीन के ऊपर एग्जांपल दिया था, दैट इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ फंड. आप लोग फीस ट्रांसफर कर रहे हो, आप लोग एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, आप लोग यही सब कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना. एक बंदे को आपने बेनिफिशियरी बना दिया, उसके बाद उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं. इट इज अ वेरी इजी वे. आपको पता है कि मेरा पैसा अगर मैंने अकाउंट नंबर डाला है तो वहीं पर जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा. दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड. बैंक आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. बैंक हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर through the use of various credit instruments like checks, drafts, mail, telegraph, digital transfer, etc. That is transfer of funds. आप किसी भी तरीके से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो from your account to some another person's account safely, and there also this type of facility is given by the कमर्शियल बैंक. आज की डेट में हर किसी के पास ऑनलाइन बैंकिंग होती है, और उस ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हमारे जो भी काम है हम इजीली कर सकते हैं. हम किसी के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, हम चेक के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजिटली हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, टेलीग्राफिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम, with the help of our mobile phone we can transfer money from one person to another person's account. अब आ जाते हैं एजेंसी फंक्शन. आज की डेट में तो बैंक हमारा एक्चुअल में एजेंट है. फोन के थ्रू कोई भी पेमेंट करनी है, हम कहीं पर गए, हमने कहा भैया पेमेंट करनी है, उन्होंने कहा ये रहा पेटीएम, ये है गूगल पे, जिसके थ्रू करनी है कर दो. बैंक हमारा एजेंट है. मैंने वहां पर अगर मैं गूगल पे यूज कर रही हूँ तो उस गूगल पे में क्या चीजें होंगी, मतलब जब मैंने ओपन करा होगा वो गूगल पे, उस गूगल पे में मैंने अपने अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड सब लिंक करा. उसके बाद मैं उसके थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकती हूँ, किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ. तो यहाँ पर बैंक मेरा क्या है, एजेंट है. बैंक मेरे लिए सारे काम कर रहा है, लेकिन महीने के एंड में बैंक मुझसे कमीशन चार्ज करता है कि मैडम देखो ऐसा है, आपका बहुत काम कर रहे हैं हम, आपने थका दिया काम करवा करवा के. कभी कहते हो हमारी पॉलिसी के पैसे भर दो, कभी कहते हो हमारे, मैं मोमो खाने गई थी, मेरे मोमोज के भी पैसे आप ही पे कर दो, ये कर दो वो कर दो, महीने के एंड में हम कमीशन लेंगे अपना. तो ठीक है. तो वही होता है एजेंसी फंक्शन. बैंक आपका एजेंट है, अपने कस्टमर का एजेंट है, वो सारे के सारे अपने कस्टमर के काम करता है. ठीक है, थ्रू योर फोन, थ्रू द चेक, थ्रू द ड्राफ्ट, थ्रू एनीथिंग, बट बैंक कैन हेल्प यू आउट इन लार्ज नंबर ऑफ वेज. तो हर एक चीज में आज की डेट में हर एक इंसान किसका सहारा लेता है, वी ऑल टेक द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स. यूपीआई पेमेंट, सारे लोग जो है, मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर डिजिटली डूइंग द थिंग्स. ठीक है ना. हम जाते हैं कहीं पर, कार्ड एक्सेप्ट करेंगे आप, हमारा सबसे पहला, विल यू एक्सेप्ट द कार्ड, यस, ठीक है जी, कार्ड स्वैप कराया, हमारा काम खत्म. कौन कर रहा है काम, बैंक कर रहा है काम. दैट इज द एजेंसी फंक्शन. Bank acts as agent to their customers. For such services, bank charges certain rate of commission, जो मैंने अभी आपको बताया. Main agency functions, commercial bank collects payment through checks, demand drafts, nowadays UPI, Google Pay, जो भी चीजें हमारी, उनके थ्रू भी बैंक जो है हमारे पेमेंट्स को कलेक्ट करता है और पेमेंट करता है. Acts as agent in buying and selling of shares and stocks. I don't know how many of you know about it. आप अपना पैन कार्ड लिंक करते हैं, अकाउंट खुलता है, बैंक के थ्रू लिंक होता है वो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है. अब सपोज मैंने RIL के शेयर्स लिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, मैंने 50 शेयर लिए हैं, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, मुझे प्रॉफिट होगा,
मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए. So that is also bank is doing. ठीक है, commercial bank collects and does payment of bill, fee, etc. on behalf of their customer. हम अगर गैस LPG जो हम खरीदते हैं ना, वो भी आज की डेट में वी आर पेइंग इट डिजिटली, ऑनलाइन करते हैं हम उसकी भी पेमेंट. ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ जो कि रेगुलर हमारी यूज में आती है. ईच एंड एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स, फी आर बीन गोइंग और इट इज बीन डेल्ट बाय द कमर्शियल बैंक. Bank also deal with buying and selling of foreign currencies on behalf of their customers. जो लोग डॉलर, पाउंड, यूरो इनमें ट्रेड करते हैं वो भी किसके थ्रू कर रहे हैं? थ्रू देयर कमर्शियल बैंक. बैंक एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर. सपोज किसी ने एक विल साइन करी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम करवा देना. अब बच्चों में भी 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को 20% देना, एक को 40 देना और एक बच्चे को 40, मतलब एक बच्चे को 20 देना, एक को 30 देना और एक बच्चे को 50% की डिवाइड कर देना प्रॉपर्टी. अब बैंक ने कहा ठीक है जी कर देंगे. अब उनकी हो गई डेथ, सपोज कोई भी इंसान है, अब वो चल बसे. अब यहाँ पर बैंक का एज अ ट्रस्टी काम खत्म हो गया. बैंक के पास विल है, बैंक के जो भी वो है एम्प्लॉय उनके घर पहुंचेंगे, वो कहेंगे हमारे पास ये विल है, ए को 20% कहा था भाई साहब ने, बी इंसान की 30% थी और सी को 50% देने का वादा किया था. तो यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है उस विल को. जैसा मरने वाले इंसान ने बताया था वैसे वैसे उन्होंने अपने कस्टमर जो की डेथ हो गई है जिसकी, उसके बिहाफ पर अब उन्होंने उस बिल को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया. सो बैंक एक्ट्स एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर टू देयर कस्टमर व्हेन दे एग्जीक्यूट, which they execute after the death of that customer. अब आ जाते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या है? जनरल यूटिलिटी. जनरल यूटिलिटी का मतलब एक्सेप्ट ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट ऑफ द थिंग्स विच वी नो एग्जैक्टली कि बैंक क्या करता है? हमारी पेमेंट एक्सेप्ट करता है, हमारे पैसे को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, हम विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू, हम ट्रांसफर कर सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन अदर फंक्शंस आल्सो जो कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर के लिए करते हैं. उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लॉकर फैसिलिटी. लोग अपने वैल्यूएबल्स लॉकर में रखवाते हैं, उसके लिए साल में वो 20,000 25,000 बैंक को पे करते हैं. दे गिव सम कमीशन फॉर इट और फी फॉर इट, लॉकर फी. ट्रैवलर्स चेक. नाउ व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक? सपोज आपका बिजनेस जो है इंडिया के बाहर है, ठीक है ना. अब सपोज किसी का कोई स्क्रैप का बिजनेस चल रहा है लंदन में. अब वो इंसान रहता तो इंडिया में, उसको 3-4-5 महीने में बार बार लंदन जाना पड़ता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने कमर्शियल बैंक को कहेगा कि मेरे को एक ट्रैवलर्स चेक दो. सपोज उस इंसान का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक उसको क्या देगा? इशू करेगा ट्रैवलर्स चेक. ये ट्रैवलर्स चेक उसको इशू हुआ, इसका मतलब क्या है? अब वो इंसान सपोज लंदन में है, लंदन के किसी भी बैंक से, फ्रॉम एनी बैंक, वो इस चेक को यूज कर सकता है. यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक ये लंदन के किसी भी बैंक में अगर इस्तेमाल करेगा, वहां से ही कैन विड्रॉ मनी. वो इजीली पैसे को विड्रॉ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलर्स चेक, बिकॉज ट्रैवलर्स चेक इज एन इंटरनेशनल चेक विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर. पूरे वर्ल्ड में वो चेक कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है. बस आपके बैंक को वो अश्योरेंस देनी है कि हाँ इस इंसान के पास इतने पैसे अकाउंट में है, और उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? लंदन के उस बैंक से इंफॉर्मेशन आएगी पीएनबी में, और पीएनबी से वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है गिफ्ट चेक्स. गिफ्ट चेक्स, वाउचर्स, साल के एंड में आपको खुश करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देता है बैंक, उस पॉइंट से आप कुछ भी खरीद सकते हो. कुछ लोग फोन खरीद लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग फ्रिज खरीद लेते हैं, कुछ लोग उन पैसों से किसी का बहुत बड़ा अमाउंट है कार खरीद लेते हैं, ठीक है. देन क्रेडिट कार्ड्स. बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है. क्रेडिट कार्ड का मतलब जो हम कल पढ़े थे, योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है. जनरली इट इज बीन गिवन टू द क्लास 1 ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट जॉब, जो आपको डायरेक्टली आपके डिपार्टमेंट से मिलता है, या फिर टू द बिजनेसमैन हु हैव अ करंट अकाउंट इन द बैंक.
बैंक ऑल्सो प्रोवाइड टैक्स असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स। अब टैक्स असिस्टेंस कैसे? अंडर सेक्शन 80C आई फॉल अंडर सम कैटेगरी, और बैंक के पास में जाऊंगी कि ऐसा है, मेरे को बताओ मुझे कितना टैक्स पे करना है, और मेरे ऊपर कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी तो नहीं है, मेरे को किस तरीके से टैक्स पे करना है। तो अब मेरे को बैंक में जो भी इंसान होगा उसको बुलाया जाएगा, वो कहेगा मैडम ऐसे ऐसे आपका टैक्स है, तो आपका पूरे साल का इतना टैक्स है, आप इतना पे कर दो, लेटर ऑन आपका रिफंड आ जाएगा। मैं शांत हो गई उस टाइम पर, मैंने कहा चलो ठीक है, और अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे जाएगा टैक्स। वो अब मुझे एक वो देंगे, क्या बोलना चाहिए, फैसिलिटी, मैडम आप यहाँ से टैक्स भरवाओगे या फिर आप टैक्स डिपार्टमेंट में ही जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं कहूंगी यार कौन जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भाई साहब एक काम करो आप ही मेरा टैक्स भर दो। चलो ठीक है मैडम, हम आपका टैक्स भर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमीशन आपको देना पड़ेगा। यार पकड़ो यार कमीशन, आप मेरा टैक्स भर। दूसरे टाइप के लोग, अच्छा आपने मुझे समझा दिया, अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगी या मैं अपने सीए से बात करूंगी और उसके बाद में अपना टैक्स फिल कर दूंगी। तो बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अंडर द जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी यूटिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्टेन टाइप ऑफ फैसिलिटीज, और उसको हम जनरल यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। मुझे बताओ ये 6 पॉइंट क्लियर हुए? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, Yes, ma'am. क्रेडिट क्रिएशन, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम क्रेडिट क्रिएशन का आंसर भी करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है पैसा, क्रिएशन वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी से क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। नाउ कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कोई मुझे बताएगा? हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, कल ही पढ़ा था शायद, हाँ, कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं? मैम बाय एक्सेप्टिंग लोन्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, जो बीच में उनका डिफरेंस होता है उससे, वेरी गुड, और करंट अकाउंट से, वेरी गुड, ठीक और है, जो हमने फैसिलिटीज अभी पढ़ी। हाँ ठीक है, और जो फैसिलिटीज हमने अभी पढ़ी है, वेरी गुड। सो क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब क्या है? बैंक को प्रॉफिट होता है, कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो लोगों का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे और उस पे वो एट द मोस्ट 6.5 या 7% का इंटरेस्ट देंगे। जब वो लोन ग्रांट करते हैं देन दे चार्ज एट द मोस्ट 12%, 11% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बीच में जो 4-5% का पैसा जनरेट उन्होंने किया उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज profit, and that with the help of that profit they are able to create the money. तो जिस पैसे को वो एक्सेप्ट करते, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जिस भी पैसे को उन्होंने एक्सेप्ट किया, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब ये पैसा कमर्शियल बैंक के पास आया है। एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, इस पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट्स को कन्वर्ट करना इनटू डेरिवेटिव या सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट को कन्वर्ट करना डेरिवेटिव या सेकेंडरी डिपॉजिट में, ये प्रोसेस के बीच में जो भी बैंक को प्रॉफिट होता है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, जो प्रॉफिट बैंक को हुआ इस बीच में, उसी प्रॉफिट को क्या कहा जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, this process is basically known as credit creation. So in the process of acceptance of deposit and granting of loans, commercial banks are able to create credit, that is they are able to earn profit, and that is known as credit creation. तो ये हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो तो एज अच्छे बच्चे आप लोग आज क्या करोगे? आप ये सारे के सारे क्रेडिट क्रिएशन वाला तो अभी मैं देख लूंगी, ये 7 पॉइंट्स को आप सारे बच्चे रिवाइज करोगे, और कल मैं आप लोगों के इसके नोट्स देखूंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, टुमारो आई विल चेक द नोट्स, इतने पार्ट के 7 पॉइंट्स के। और अगर आपने आज वीडियो को देखकर ये नोट्स बना लिए बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही बात, आप लोगों को ये याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट करना है क्रेडिट क्रिएशन।
Ma'am, from that profit which the bank generates, they grant more loans. हाँ, they grant more loans. अच्छा, 1 मिनट, लेट मी सी दिस क्रेडिट क्रिएशन वाला पार्ट. याद आ गया, यहाँ पर था. ये तो सीबीएसई वाला है. ओके, वेट वेट वेट. अच्छा, so now we have to do a question which is a 6 marker, very important question, and actually this question is very important. उस टाइम पर तो चलो मैंने किस रीजन से लिखा था, but now if I am saying something is important, it means that it is very important and it will be there in your board exam. Explain the process of credit creation with the help of numerical example. ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, पूरा 6 मार्क्स का क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस. सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है. क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन लिखी है ये ऊपर, ठीक है ना. इस डेफिनेशन को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ इधर. ठीक है, तो ये है क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन. अच्छा जी, तो क्रेडिट क्रिएशन का जो आप आंसर स्टार्ट करोगे, हाउ विल यू स्टार्ट योर आंसर? यू विल स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर. ठीक है, आप क्रेडिट क्रिएशन का आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी. क्रेडिट क्रिएशन अभी हमने ऊपर पढ़ा. क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है बिटवीन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और ग्रांटिंग ऑफ लोन, जिससे वो कौन से डिपॉजिट जनरेट करते हैं? डेरिवेटिव या फिर सेकेंडरी डिपॉजिट. तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट के बीच में जो वो जनरेट करते हैं उसको प्रॉफिट बोला जाता है. एंड दैट प्रॉफिट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, अब हमें यहां पर पढ़ने हैं 2 फैक्ट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है ना. Prisha, just wait for 5 more minutes. I'll end up the class after that, beta. Just wait for 5 more minutes. अच्छा, अब यहाँ पर 2 फैक्ट, आप लोग फैक्ट लिखो, आप लोग लिखो 2 रीजंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो मर्जी आपको लिखना है. सबसे पहली चीज, बैंक जो है डिपॉजिट कैसे क्रिएट करते हैं? बैंक क्रिएट्स डिपॉजिट इन द प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन्स टू द कस्टमर. बैंक डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड इन 2 ways. सबसे पहले, बैंक when customers deposit currency with commercial banks,
जब कस्टमर्स अपने पैसे को कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, जिसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है, अभी हमने जो ऊपर लिखा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट इज प्राइमरी डिपॉजिट. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिपॉजिट्स बैंक कस्टमर्स आर एबल टू मेक पेमेंट्स विद द यूज ऑफ चेक. अब लोग जो अपने पैसे को बैंक में रख रहे हैं, वो चेक के थ्रू इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो इधर उधर पेमेंट भी कर सकते हैं. क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट मीन्स ट्रांसफरिंग द करेंसी मनी इनटू द बैंक मनी. जब मेरे पास घर में सपोज 50,000 रुपए रखे, मैं कहूंगी घर में रख के क्या हो रहा है, मैं बैंक में जमा करके आ जाती हूँ. तो जैसे ही मैंने उन पैसों को बैंक में जमा किया, तो वो पैसे मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, बैंक मनी में. और उस पैसे को बैंक आगे लोन प्रोवाइड करेगा लोगों को, और उससे वो पैसे जनरेट करेगा. सेकेंड वे बैंक कैसे क्रिएट करेगा, उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट आ गए, ठीक है. उस प्राइमरी डिपॉजिट को वो डेरिवेटिव डिपॉजिट कैसे बनाएंगे. बैंक creates deposit when they grant loan, discounting bill of exchange, making investment by purchasing shares, bonds. Bank charges interest on the loans. ये कुछ और नीचे हो रहा है, एक मिनट इसको let me. एक मिनट रुकना बेटा. I'll see to this part. ये हुआ क्या है यहाँ पर. अच्छा, लेटर ऑन आई सी टू इट. मैं ये पूरा क्लियर आउट करके देन आई सेंड द पीडीएफ टू यू. अच्छा, तो बैंक जो है वो कैसे डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, लोन ग्रांट करके, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा जनरेट करते हैं. वो लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको उनके डिपॉजिट पे देते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट दे आर एबल टू क्रिएट द मनी. वो उसके थ्रू पैसे को जनरेट करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है. प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब जो उनके पास डिपॉजिट आए उससे वो जो पैसा जनरेट करते हैं, लोगों को लोन देकर, प्रॉफिट जो उनको मिलता है, दैट इज बेसिकली नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट. सो व्हेन द प्राइमरी डिपॉजिट, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, व्हेन दिस प्राइमरी डिपॉजिट is converted into the derivative deposit, तो यहां पर बीच में जो प्रॉफिट जनरेट होगा, उसी प्रॉफिट को प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है. मुझे बताओ, इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ. ये जो इधर यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है वो मैंने इधर लिख दिया. मुझे बताओ, इतना सारे बच्चों को क्लियर हुआ. यस मैम. ओके. अब इसके अजम्पशंस, ये अजम्पशंस आप लोगों को इसी तरीके से लिख रहे हैं. फ्रैंक आईएससी में बहुत लंबा एक पैराग्राफ लिखा है, डोंट राइट दैट. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहला अजम्पशन, आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखानी है. मैं आज सिर्फ अजम्पशन तक पढ़ाऊंगी, फर्दर विल कंटिन्यू टुमारो. मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है पूरी कंट्री में. मिनिमम कैश
कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हम कितना मानकर चल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग 20% का जो कैश है दे हैव टू मेंटेन इट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स इनिशिएट करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट से, हर साल उनके पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उस पैसे से, और वो पैसे से जो भी उनके पास उस पैसे से वो जो फर्दर लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, दे आर एबल टू जनरेट मनी। यानी कि कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन टू देयर कस्टमर, इट इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द कस्टमर इज डिपॉजिटेड इन सम अनदर बैंक अकाउंट। क्योंकि हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देनी है, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमें बताना है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन भी दे रहे हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ दैट ए पर्सन हैज टेकन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने लोन लिया। अब जब ये पैसा लौटाएगा तो ये पीएनबी में लौटाएगा। पीएनबी ने आगे अगर लोन दिया बी को, बी इस लोन को लौटाने के लिए लेट्स से इंडियन बैंक में आएगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में हमने जहां से उधार लिया हम वहीं पर लौटाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम दिखाना है इसलिए हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि एक बंदा एक जगह से लोन ले रहा है लेकिन दूसरे बैंक में लौटा रहा है, क्योंकि उसका अकाउंट दूसरे बैंक में भी है। अब दूसरा बैंक उसका कुछ प्रपोर्शन सेंट्रल बैंक को देगा और कुछ पैसा आगे वो फर्दर लोन देगा। जिसको लोन दिया वो किसी और बैंक में पैसा लौटाएगा। अब ये इंसान कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखेगा और कुछ सी पर्सन या जो भी तीसरा इंडिविजुअल है उसको उधार दे देगा। So it is assumed that the amount of loan taken by the customer is deposited in some another bank account. ठीक है, तो पहला assumption, बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में या सारी कंट्रीज में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। दूसरा, सारे कमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना होता है। सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो बैंक का अकाउंट है, अपना जो ईयर है वो किससे स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, यानी एक अमाउंट से स्टार्ट करते हैं जो लोगों ने उनके पास डिपॉजिट किया है। उस पैसे से वो आगे लोगों को उधार देते हैं, कस्टमर्स को एडवांस करते हैं लोन। और अगर एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने एक बैंक से लोन लिया है तो वो दूसरे बैंक में लौटाएगा। दूसरे बैंक अब उसमें से कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखता है, कुछ पैसा कहां पर रखा जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास, और कुछ पैसे को क्या कर दिया जाएगा, किसी और को लोन दे दिया जाएगा। ये लोन जो है ये वापस जो किया जाएगा ये किसी और बैंक में किया जाएगा। अब ये इंसान भी कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखेगा और कुछ पैसा लोन दे देगा। फिर यही इंसान लोन किसी और बैंक में लौटाने के लिए आएगा, लेट्स सपोज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी सामने अब दो कंडीशंस आ जाएंगी, ये कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखेगा और कुछ किसी और इंसान को लोन ग्रांट कर देगा। मुझे बताओ ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। हाँ बच्चों, एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, नो मैम। till for today we'll be doing till this part. All of you will revise, ठीक है? And if you will find any doubt you can ask tomorrow. सारे बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखेंगे और रिकॉर्डिंग देखने के बाद you will maintain your notes, ठीक है? चलो, with this I'm ending the class. Bye all of you. Thank you, ma'am. Okay बेटा। थैंक यू मैम। Okay, थैंक यू bye. मैम।